हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय एकेडमी। आज हम यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का टॉपिक नंबर 4 जुडिशरी डिस्कस करेंगे। जुडिशरी जो है वो समझना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैकबोन है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक बिल्डिंग की तरह लें तो उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन दो पिलर हैं, लेकिन जुडिशरी एक फाउंडेशनल बेस है जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड करता है। जुडिशरी का काम सिर्फ और सिर्फ जजमेंट प्रोनाउंस करना नहीं होता, बल्कि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी कंट्री में बनी रहे उसे भी देखना होता है। इसलिए जुडिशरी को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। हम डिटेल में आज समझते हैं कि जुडिशरी में कौन सी कोर्ट्स इंक्लूड होती हैं, उनका क्या कंपोजिशन होता है, जुडिशरी का क्या रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और बाकी की सारी चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। But before starting, don't forget to join our Telegram channel and Discord server to get all the study material in regional languages. You can also WhatsApp us for other inquiries. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो हमारा जो आज का टॉपिक है जुडिशरी, हम उसमें क्या रीड करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, फिर हाई कोर्ट की, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट की, उसके बाद लोक अदालत, न्याय पंचायत, फिर एडीआर, फिर बात करेंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नलसा, एंड लास्ट में मोबाइल कोर्ट्स। ये सारे ही टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये हाईएस्ट ऑर्डर में है। ये कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है। इसका जो भी डिसीजन होता है वो बाकी की सारी कोर्ट को फॉलो करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र चैप्टर नंबर 4 पार्ट 5 आर्टिकल 124 से लेके 147 में किया हुआ है। अब जो इंडिया का जुडिशरी है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग जो कोर्ट है वो अलग अलग सिस्टम फॉलो नहीं करती, सब एक चेन से लिंक्ड है। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो आर्टिकल 141 मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू जो बाकी की लोअर कोर्ट्स होती है उनके ऊपर बाइंडिंग होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है और साथ ही साथ इसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है कि पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म तरीके से लॉ का इंटरप्रिटेशन हो और लॉ अप्लाई किया जाए। मतलब कि दिल्ली में और केरला में लॉ को एक ही तरीके से समझा जाए और एक ही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो कि राइट टू प्राइवेसी किसी केस में डिसाइड होता है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि किस में हुआ था, जस्टिस पुट्टास्वामी के केस में 2017 में, तो वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ राजस्थान की कोर्ट में ही एप्लीकेबल है या वो सिर्फ मद्रास की ही कोर्ट में एप्लीकेबल है, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। स्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन की बात करें जो कि किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में, तो करंट स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की 34 जजेस, जिसमें इंक्लूड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये नंबर डिसाइड कैसे किया गया है, बाय सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 2019 के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, तो ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं बल्कि हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। मतलब कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है सेंटर या स्टेट के बीच में, तो ये फाइनल आर्बिट्रर ऑफ डिस्प्यूट माना जाता है। या फिर कोई भी इंटरप्रिटेशन का केस है या इशू है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का, तब भी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ये इंश्योर करता है कि एक जुडिशियल इंडिपेंडेंसी बनी रहे और सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी रहे। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर्टिकल 124 क्लॉज 2 कि कौन अपॉइंट करता है जजेस को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वाया वारंट अंडर हैंड एंड सील। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से किसी को भी एज ए जज अपॉइंट नहीं कर सकते, उन्हें कंसल्ट करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस के साथ, जैसा वो जरूरी समझे। नेक्स्ट क्या है
कि अगर कोई भी चीफ जस्टिस के अलावा जज को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन लेना मैंडेटरी है। अब इससे होगा क्या कि चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहेगा, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं रहेगी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी सेफ रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोलेगियम सिस्टम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग येट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे डिटेल में समझते हैं। अब ये कोलेगियम सिस्टम इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 217 के अंदर जो जजेस को अपॉइंट करने का मेन पावर था वो किसके पास था, प्रेसिडेंट के पास। मतलब एग्जीक्यूटिव का एक इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था। इससे हो क्या रहा था कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है वो खतरे में थी। इसलिए अभी हम 3 केसेस समझेंगे। सबसे पहला केस है फर्स्ट जजेस केस। अब ये केस डिसाइड हुआ था 1981 में और इस केस में क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है उनके ओपिनियन की प्राइमेसी रहेगी अपॉइंटमेंट में। मतलब कि ओपिनियन प्राइमेसी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, कि गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव रोल है उसका ज्यादा कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट केस है सेकंड जजेस केस। अब ये केस आया था 1993 में। इस केस में क्या हुआ कि जो पहला इसमें डिसीजन आया था उसका उल्टा कर दिया। इसमें उन्होंने क्या कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन है उनकी प्राइमेसी, उनके ओपिनियन की प्राइमेसी रहेगी। और इसमें एक चीज ऐड की गई कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन ही काफी नहीं होगा, इसमें साथ साथ जो सीनियर जजेस हैं उनका ओपिनियन भी मैटर करेगा। यहाँ पर ये जो केस था यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ कोलेगियम सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट केस था लास्ट थर्ड जजेस केस। ये केस आया था 1998 में। अब इस केस में प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एक क्लैरिफिकेशन मांगा कि ये कोलेगियम सिस्टम क्या है और इसमें कौन इंक्लूड होगा। तो जो ये केस था अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस वर्सेस सिविल एडवाइजरी जुरिडिक्शन 1998, जिसे थर्ड जजेस केस भी कहा जाता है। अब इस केस में क्या हुआ था, हमने अभी देखा कि प्रेसिडेंट ने एक क्लैरिफिकेशन मांगा था सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो कोलेगियम सिस्टम जो कि सेकंड जज केस में इंट्रोड्यूस हुआ है उसका क्या मतलब है और उसमें कौन इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले क्लैरिफिकेशन आई कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन होगा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में वो प्राइमरी नेचर का होगा। दूसरा, कोलेगियम सिस्टम में कौन होगा, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर क्या कहा गया कि अगर किसी भी नाम के ऊपर कलेक्टिवली जज जो है वो एग्री नहीं करते तो वो नाम रिकमेंडेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। फिर क्या कहा गया कि अगर कोई नाम से प्रेसिडेंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर जो कोलेगियम है वो उसे वापस से भेजता है प्रेसिडेंट के पास सेम नाम, तो प्रेसिडेंट को उसे अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये स्ट्रेंथन करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंसी। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का जो कोलेगियम सिस्टम है वो कैसे बनेगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट का कोलेगियम जो ये होगा वो बनेगा हाई कोर्ट का कोलेगियम सिस्टम। क्वालिफिकेशंस फॉर जजेस, आर्टिकल 124 क्लॉज 3 कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। अब आइदर इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है कि वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए कम से कम 5 साल तक के लिए। ठीक है, एक या मल्टीपल कोर्ट में। नेक्स्ट, हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों कम से कम 10 साल के लिए। फिर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड
ज्यूरिस्ट हैं। अब यहाँ पर अगर हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट ही नहीं, बल्कि अगर किसी ने प्री कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में भी कंपिटेंट कोर्ट में काम किया है तो वो भी सर्विस में काउंट होगा। और अगर एडवोकेट की बात करें तो किसी ने भी कैंडिडेट ने अगर एज एन डिस्ट्रिक्ट जज भी सर्व किया है तो भी वो काउंट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो अभी हमने रीड किया वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, कुछ इम्प्लाइड क्वालिफिकेशंस भी हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर, कि उनका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उनकी ऑनेस्टी पर शक ना करे, इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस, किसी भी पार्टी या गवर्नमेंट के लिए वो बायस ना हो, इक्वेनिमिटी मतलब कि काम और बैलेंस्ड जजमेंट देना है, कोई भी प्रेशर या गुस्से में आके जजमेंट नहीं देना, इनकरप्टिबिलिटी मतलब ब्राइबरी और करप्शन से दूर होना चाहिए उन्हें। अब अगर टेन्योर और रेजिग्नेशन की बात करें तो टेन्योर है अंटिल 65 ईयर्स। रेजिग्नेशन अगर किसी भी जज को देना है तो वो रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन सिर्फ और सिर्फ एड्रेस किसको होगा, प्रेसिडेंट को, वो भी राइटिंग में। और अब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एज वेरीफाई करने का प्रोसेस डिसाइड कर सकती है, जो किसमें दिया हुआ है आर्टिकल 124(2)A में। रिमूवल ऑफ जजेस की बात करें तो ये बहुत ही रेयर और डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि इंश्योर करना था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंसी जो है वो मेंटेन रह सके। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर ही किसी जज को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले दोनों ही हाउस, लोकसभा और राज्यसभा को एक स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना होगा, जिसमें मेजॉरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। ग्राउंड्स जिस पे एक जज को रिमूव किया जा सकता है वो है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है कि क्या इंक्वायरी का प्रोसीजर रहेगा किसी जज को रिमूव करने का। और लॉ कौन सा है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ओथ एंड पोस्ट रिटायरमेंट रिस्ट्रिक्शंस, कि ओथ के बिना कोई भी जज अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। सबसे पहले ओथ लेना कंपलसरी है, तो ओथ एडमिनिस्टर कौन करता है, प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई भी पर्सन जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे वो। फॉर्म जो है वो 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है। अब पोस्ट रिटायरमेंट की बात करें तो कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में प्लीड या एक्ट नहीं कर सकता। अब ये जो हमने पूरा आर्टिकल देखा उसका सिग्निफिकेंस क्या है, स्टैब्लिश करना सुप्रीम कोर्ट को एज ए एपेक्स बॉडी, बैलेंस बनाना एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल रोल में जो हमने कोलेजियम सिस्टम देखा वो, इंश्योर करना कि एक क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेटअप हो सके, री करना कि एक सेपरेशन ऑफ पावर हो और चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहे। और आर्टिकल 141 जिसे क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट का भी आर्टिकल बोलते हैं इसे, मतलब इंश्योर हो कि जो लॉ है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा है थ्रू आउट दी इंडिया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन की, तो वो एक एपेक्स कोर्ट है, मतलब कि ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन अगर उसे हाई कोर्ट में जस्टिस नहीं मिलता, अगर उसे लगता है कि उसे जस्टिस नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन बहुत वास्ट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने की पावर होती है। आर्टिकल 141 इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ होता है वो दूसरे लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, जो अभी हमने देखा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। मैं इसे बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और ये आर्टिकल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद इसे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इन्फोर्स करवाने का फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32, कि हर एक सिटीजन के पास ये पावर है कि वो डायरेक्ट अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था इस आर्टिकल को। ये प्रोटेक्ट करता है राइट्स जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। वृट एंड रेमेडीज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर होती है वृट जुरिडिक्शन की। इंडिया में 5 तरीके की वृट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, कोवरेंट और सर्शियरी। ये सारी वृट्स हमने प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें अच्छे से कवर की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक ना देखी हो तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आर्टिकल 32 के अंदर ये सारी वृट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है।
एडिशनल प्रोविजंस की बात करें तो पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है दूसरे कोर्ट को कि वो आर्टिकल 32 की जो पावर्स हैं उन्हें एक्सरसाइज करें। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट जो है, मतलब आर्टिकल 32 सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिचुएशंस लिखी हैं उनके अलावा, मतलब इमरजेंसी। ये इंश्योर करता है कि एक परमानेंट रेमेडी हो सिटीजन्स के पास अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाने की। अब सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर करना कि स्टेट के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी हो कि वो किसी भी सिटीजन की लिबर्टी को हर्ट ना करे, उनके राइट्स को वायलेट ना करे। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ रिट इशू करना नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो इशू कर सकती है डायरेक्शन और ऑर्डर्स भी, जब भी उसे लगे कि किसी भी स्पेसिफिक केस में नेसेसिटी है। आर्टिकल 141 की बात करें तो ये एक प्रेसिडेंट है जो कि गाइड करता है लोअर कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जो रूलिंग होती है वो लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होती है। रीइंफोर्स करता है डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट बना, और जो लोअर कोर्ट्स थी उन्होंने भी उस प्रिंसिपल को फॉलो किया। अब इम्पीचमेंट और जुरिडिक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है? इम्पीचमेंट के प्रोविजन बैलेंस करते हैं इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी को, और जो जुरिडिक्शन है वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर बने। टुगेदर ये इंश्योर करते हैं कि एक रोबस्ट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी फॉर्म हो सके, जिससे कि जो सिटीजन है उनके राइट इन्फोर्स हो सके और स्टेट के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी आए कि उन्हें सिटीजन्स के राइट वायलेट नहीं करने हैं। सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आर्टिकल 129। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका क्या मतलब है कि वो अपना जुरिडिक्शन खुद डिटरमाइन कर सकता है, और दूसरा अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में वो खुद पनिशमेंट दे सकता है। जो भी रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट मेंटेन करता है वो अनक्वेश्चनेबल एविडेंटरी वैल्यू रखते हैं और उन्हें किसी भी दूसरी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इससे क्या होगा, एक डिग्निटी और एक सैनिटी मेंटेन रहेगी जुडिशियल प्रोसेस की, और कोई भी जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस आर्टिकल का एग्जाम्पल देखें तो इफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट को रिकॉर्ड किया है तो उसका रेफरेंस फ्यूचर केसेस में एविडेंटरी वैल्यू रखेगा, जिसे कोई भी लोअर कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता। कंटेम्प्ट पावर आर्टिकल 129 कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो खुद के कंटेम्प्ट के साथ साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल के कंटेम्प्ट के लिए भी पनिशमेंट दे सकता है। एक केस है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया कि आर्टिकल 129 में जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, वो एक्सटेंड किया गया है टू ऑल कोर्ट और ट्रिब्यूनल। मतलब कि अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन करके उसे पनिशमेंट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कंटेम्प्ट पावर जो हमने रीड किया उस पर कुछ लिमिट्स लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि जो कंटेम्प्ट है वो एक सीरियस इशू है और स्पेशली लॉयर्स के लिए, लेकिन वो लाइसेंस रिवोक नहीं कर सकते क्योंकि उसका पावर एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर बार काउंसिल को है, जिसकी वजह से ओवररूल्ड हो गया विनय चंद्रा मिश्रा का केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो लॉयर था उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। अब बात करते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो दिया हुआ है आर्टिकल 131 में। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का क्या मतलब है कि केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, कोई अपील के थ्रू नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस हैं जो एक्सक्लूसिवली जिसका जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, कोई और इन केसेस को हियर नहीं कर सकता। ऐसे कौन से केसेस हैं? यूनियन वर्सेस वन और मोर स्टेट, यूनियन प्लस स्टेट या वन मोर स्टेट वर्सेस स्टेट्स, और स्टेट वर्सेस स्टेट। ये जो केसेस है उसमें सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? जो केस हुआ है, जो इशू है, वो इन्वॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन ऑफ लॉ और मैटर जो अफेक्ट करे लीगल राइट्स को। नेचर क्या है? फर्स्ट इंस्टेंट हियरिंग होगी, मतलब कि ये अपील नहीं है, पहली बार ही ये केस जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा, और वो भी कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। किसी और कोर्ट को अथॉरिटी नहीं है इस केस को
सुनने की। अब ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का पर्पस क्या है? तो जो फेडरल डिस्प्यूट्स हैं उन्हें एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म देना, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर लाकर रिजॉल्व करना। अगर कोई भी केस है जिसमें स्टेट इन्वॉल्व है और अगर आप उस स्टेट के हाई कोर्ट में जाओगे तो हो सकता है उस स्टेट की हाई कोर्ट जो है वो बायस्ड हो अपने स्टेट के लिए, इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक इम्पार्शियल अंपायर की तरह रोल प्ले करता है स्टेट और यूनियन के बीच में। अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कोई फॉर्मल सूट या फिर डिग्री की जरूरत नहीं होती जैसे कि एक ऑर्डिनरी सिविल केस में होती है। यहाँ पर जो एजुडिकेशन होगा वो फ्लेक्सिबल नेचर का होगा। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में लिमिटेशंस की बात करें तो पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 131 में सिर्फ यूनियन और स्टेट जो है वही पार्टी हो सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो एक्सक्लूडेड होते हैं। एक केस था बिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें बिहार ने एक कंपनी थी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के ऊपर केस रेज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस आर्टिकल 131 के अंडर नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक पार्टी प्राइवेट कंपनी है। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो डिस्प्यूट में लीगल राइट के ऊपर होना चाहिए, नॉन लीगल राइट और पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं वो एक्सक्लूडेड है। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज या एग्रीमेंट जो है वो आर्टिकल 131 में कवर नहीं होते। अब कुछ चीजें जो है वो डेलिब्रेटली ओरिजिनल जुरिडिक्शन से अलग रखी गई हैं जैसे कि रिवर डिस्प्यूट, फाइनेंस कमीशन और यूनियन स्टेट फाइनेंस, मतलब कि जो सेंसिटिव इशू होते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैंडल करता है, ना कि जुडिशरी। ओरिजिनल जुरिडिक्शन के आर्टिकल का सिग्निफिकेंस क्या है कि उसने एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया यूनियन स्टेट और स्टेट स्टेट डिस्प्यूट के लिए, इंश्योर किया कि एक इम्पार्शियल एजुडिकेशन हो। अब एक केस था कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें क्या कहा गया कि जो आर्टिकल 131 है उसका स्कोप एक्सपांड किया गया, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के डिस्प्यूट रिलेटेड भी। नेक्स्ट है अपीलेट जुरिडिक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये एक बच्चा है जिसका नाम है ए। अब ए जो है वो अपनी एग्जाम में फेल हो जाता है और उसे लगता है कि उसका पेपर अच्छे से चेक नहीं किया गया है, तो वो सबसे पहले अपनी टीचर के पास जाता है। ठीक है, अब ये टीचर कौन हुई? टीचर को समझो कि टीचर कौन है? हाई कोर्ट। अब टीचर जो है वो उसे वापस से उसका पेपर दे देती है कि वो फेल ही है अभी भी। उससे फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है और उसके बेसिक राइट्स का सवाल है। वो वापस से जाता है प्रिंसिपल के पास। अब प्रिंसिपल कौन है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देगा वो फाइनल होगा। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है, मतलब जब हाई कोर्ट के डिसीजन से कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसे कहते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल अपीलेट जुरिडिक्शन है, मतलब इसके बाद अब प्रिंसिपल के बाद आप किसके पास जाओगे, है ना? तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के बाद आप किसी के पास अपील नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, मतलब अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का डिफरेंट कोर्ट जो है वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रही है, तो सारा कंफ्यूजन खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल से दे सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट अपील कब सुनेगा? जब हाई कोर्ट ने जजमेंट या फाइनल ऑर्डर दे दिया हो, वो केस सिविल, क्रिमिनल या अदर प्रोसीडिंग से रिलेटेड हो। दूसरा, उसमें सब्सटेंटियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब कोई भी नॉर्मल अपील सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट जरूरी है। हाई कोर्ट जब सर्टिफिकेट में मेंशन करेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तभी वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है। फाइनल ऑर्डर मतलब
हर फाइनल ऑर्डर जो होता है वो अपीलेबल होता है, मतलब अगर जो ऑर्डर है वो ऐसा है जो केस को डिस्पोज कर दे अपीलेट के फेवर में, तो वो अपील किया जा सकता है। लोकस स्टैंडी सिर्फ वही केस फाइल कर सकते हैं, वही पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है जो हाई कोर्ट के केस में इन्वॉल्व थी। सर्टिफिकेशन जैसे मैंने बताया हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन आर्टिकल 133, सपोज एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट है। अब टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को रेंट पे नहीं कर रहा है, तो लैंडलॉर्ड ने केस फाइल किया। केस जो था वो सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट तक गया। अब हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में एक ऐसा मेजर लीगल प्रिंसिपल यूज किया जो ना सिर्फ आपके केस के लिए बल्कि आने वाले फ्यूचर केसेस को भी अफेक्ट करेगा। तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जा सकता है अंडर सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन। ये अपील जो होगा वो होगा फ्रॉम हाई कोर्ट जजमेंट्स, डिक्री, फाइनल ऑर्डर जो कि सिविल केसेस के रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो और हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन जरूरी है। अलाउ करता है रेज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एरर। फिर कोई भी अपील नहीं हो सकती फ्रॉम सिंगल जज अनलेस पार्लियामेंट परमिट। अब सिविल अपील्स की क्या कंडीशन है, डिस्प्यूट जो है वो ओवर सिविल राइट्स होना चाहिए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अब सपोज करो कि जजमेंट जो है वो अभी भी इंटरीम ऑर्डर है, वो फाइनल जजमेंट नहीं है, तो अभी अपील नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ फाइनल ऑर्डर के ऊपर ही अपील की जा सकती है। एक केस था सर चुन्नीलाल वर्सेस मेहता, जिसमें क्या डिसाइड किया गया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चंस वो होते हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस रखते हों या फिर जो पर्टिकुलर केस है उसकी पार्टी के राइट्स को अफेक्ट कर रहे हों, और तीसरा क्या है कि वो अभी तक किसी भी केस में एज एन प्रेसिडेंट सेट नहीं हुए। अब सपोज किसी केस में ये क्वेश्चन रेज हुआ है कि सिविल केसेस में राइट टू प्राइवेसी जो है वो प्रॉपर्टी के केसेस में कितना एप्लीकेबल होगा, तो ये क्वेश्चन जो है वो आने वाले फ्यूचर केसेस मतलब पब्लिक राइट्स को भी अफेक्ट करेगा, इसलिए ये जो क्वेश्चन होगा वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्रिमिनल एपिलेट जुरिडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि एक पर्सन है जिसने किसी का मर्डर किया है। अब जब उसका ट्रायल कोर्ट में केस चला तो ट्रायल कोर्ट ने उसे निर्दोष मान लिया, लेकिन जब यही अपील हुई हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी दे दी। तो क्या उसके पास किसी आर्टिकल में राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है? तो हाँ, उसके पास राइट है। आर्टिकल 134 के अंदर क्रिमिनल एपिलेट जुरिडिक्शन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कब क्रिमिनल केसेस की अपील सुनता है? जब हाई कोर्ट रिवर्स कर दे एक्विटल ऑर्डर को और डेथ पेनल्टी सुना दे। मतलब ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड को फ्री कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे रिवर्स करके डेथ पेनल्टी सुना दी। नेक्स्ट, हाई कोर्ट ने केस को सबऑर्डिनेट कोर्ट से विड्रॉ कर दिया है और डायरेक्टली डेथ सेंटेंस सुना दिया। ठीक है, कन्विक्ट करके अवॉर्ड किया है डेथ सेंटेंस। या फिर हाई कोर्ट ने सर्टिफाई किया है कि ये जो पर्टिकुलर केस है ये फिट है फॉर अपील। अब हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन तब दिया जाता है जब हाई कोर्ट को लगे कि इस पर्टिकुलर केस में कोई कॉम्प्लेक्स इशू इन्वॉल्व है या तो फिर जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता है। अब एक्सपेंडेड स्कोप की बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो इनलार्ज कर सकती है क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन को, जैसे कि 1970 का जो एक्ट था उसमें अलाउ किया गया था अपील इन केस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी, और सेंटेंस जो 10 साल से ज्यादा है, नॉट जस्ट डेथ पेनल्टी केसेस। अब ये 1970 का एक्ट कौन सा था? तो वो एक्ट था सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन एक्ट 1970। स्पेशल लीव टू अपील आर्टिकल 136। ऐसा समझो कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक जोकर कार्ड है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के अगेंस्ट में स्पेशल लीव टू अपील अलाउ कर सकता है, भले ही सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो। ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, कोई लीगल राइट नहीं है। इसमें इंक्लूड होता है इंटरीम और फाइनल ऑर्डर, मतलब इंटरीम ऑर्डर के अगेंस्ट भी स्पेशल लीव टू अपील दी जा सकती है, अलाउ की जा सकती है। अब ये कब ग्रांट किया जाता है? जब ग्रॉस इनजस्टिस या वायलेशन हो रहा है नेचुरल जस्टिस का,
अनफेयर प्रोसीजर फॉलो किया गया है, या फिर इम्प्रॉपर ट्रिब्यूनल का कंस्टिट्यूशन हुआ है, फिर जुरिस्डिक्शनल ओवररीच है, या फिर ऑर्डर ने जो कोर्ट का कॉन्साइंस है उसे ही शॉक करके रख दिया है। कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे कि अपील नहीं की जा सकती फ्रॉम आर्म्ड फोर्स कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स, और नॉट अगेंस्ट प्योरली एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। सिग्निफिकेंस क्या है? एक फ्लेक्सिबल रेमेडी है अगेंस्ट ग्रेव इनजस्टिस। एग्जाम्पल ले, जैसे कि सपोज करो एक कंपनी के ऊपर किसी भी ट्रिब्यूनल ने सीधे उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी ना देते हुए सीधे 500 करोड़ का फाइन लगा दिया, तो वो कंपनी जो है वो क्या कर सकती है? वो कंपनी फाइल करेगी SLA, स्पेशल लीव टू अपील, और सुप्रीम कोर्ट से ये कह सकती है कि जो ये ऑर्डर है वो बहुत ही अपसर्ड नेचर का है और उसे रिव्यू किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट हर एक केस में इंटरफेयर नहीं करता, जहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वही इंटरफेयर करेगा इस आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट है पावर टू रिव्यू जजमेंट, आर्टिकल 137। अभी तक हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल अथॉरिटी होती है कि वो जजमेंट देता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होता है। लेकिन अगर सोचो कभी सुप्रीम कोर्ट से ही कोई गलती हो जाए, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एविडेंस सामने आए जो पहले कंसिडर नहीं किया गया था, तो क्या होगा? जो इंसान था उसे सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, वो क्या है? आर्टिकल 137, जिसको एक सेफ्टी वेल्व की तरह प्रोवाइड किया गया, जिसमें क्या दिया हुआ है आर्टिकल 137 में कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने खुद के जजमेंट या फिर ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है, लेकिन ये जो पावर है वो भी अनलिमिटेड नेचर का नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं। सब्जेक्ट टू क्या होगा? पार्लियामेंट के लॉ या फिर सुप्रीम कोर्ट के खुद के बनाए गए लॉज अंडर आर्टिकल 145। अब किस बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पे रिव्यू किया जा सकता है? सबसे पहले डिस्कवरी हुई है किसी न्यू और इम्पोर्टेंट एविडेंस की, मतलब ऐसा एविडेंस जो पहले अवेलेबल नहीं था और वो केस का डिसीजन बदल सकता है, जैसे कि DNA रिपोर्ट या ऐसा कोई भी एविडेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है, तो तब रिव्यू किया जा सकता है। एरर अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब एक ऐसी गलती जो सामने क्लियरली दिख रही है कि सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक ऐसा लॉ अप्लाई कर दिया जो रिपील्ड हो चुका है, या फिर कोई एनी अदर जस्टिफाइबल एंड सफिशिएंट रीजन। अब इसका पर्पस क्या है? कि प्रिवेंट हो सके ग्रॉस इनजस्टिस, प्रोवाइड हो फ्लेक्सिबिलिटी टू करेक्ट मिस्टेक और ओवरलुक्ड प्रोविजंस, लिमिटेड स्कोप है जिससे कि मिसयूज ना हो सके, रीइंफोर्सेस कोर्ट्स रोल एज गार्डियन ऑफ जस्टिस नॉट मेयर फाइनल अथॉरिटी, पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, आर्टिकल 142। सोच के देखो कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा केस आता है जो एग्जिस्टिंग लॉ में उसका एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, या फिर जस्टिस होकर भी इनकम्प्लीट फील हो रहा है, मतलब लॉ होने के बावजूद जो जस्टिस है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकती है? वहां पर आता है आर्टिकल 142। ये सुप्रीम कोर्ट का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो गैप को फिल करने का काम करता है और एक कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? इश्यू कर सकता है ऐसी डिक्री या ऑर्डर जो इंश्योर करे कि पेंडिंग केस में एक कंप्लीट जस्टिस हो सके, और इसकी नेशन वाइड इन्फोर्सेबिलिटी होगी, अब वो भले ही पार्लियामेंट्री लॉ से हो या फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी पर्सन का इलीगल डिटेंशन हुआ था और उसने अपनी जिंदगी के काफी सारे साल जेल में गुजार दिए, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ उसको रिलीज ही नहीं करेगा बल्कि उसे कंपनसेशन भी प्रोवाइड करेगा। अब ये एक रेसिडुअरी या सप्लीमेंट्री पावर है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी स्पेसिफिक लॉ में एक कंप्लीट रेमेडी नहीं है अवेलेबल, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अपने पावर से जस्टिस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जस्टिस मिलना ज्यादा जरूरी है कि किसी भी लॉ की टेक्निकलिटी में उलझकर कंप्लीट जस्टिस अगर सर्व नहीं हुआ तो वो किसी पर्सन के साथ गलत है। अब आर्टिकल 142 क्लॉज 2 में एडिशनल पावर्स दी हुई हैं। क्या एडिशनल पावर्स हैं? कि सुप्रीम कोर्ट सिक्योर कर सकता है कि एक अटेंडेंस हो पर्सन की, मतलब अटेंडेंस इंश्योर कर सकता है। दूसरा, ऑर्डर कर सकता है डिस्कवरी या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर इन्वेस्टिगेट या पनिश कर सकता है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इटसेल्फ। सिग्निफिकेंस क्या है इस आर्टिकल का? इंश्योर करता है होलिस्टिक जस्टिस डिलीवरी,
स्ट्रेंथन करता है सुप्रीम कोर्ट का इक्विटेबल और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और कॉम्प्लीमेंट करता है रिव्यू पावर फॉर फेयरनेस एंड अथॉरिटी। फिर है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 143। प्रेसिडेंट जो है वो रिफर कर सकते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइजरी ओपिनियन। कोई भी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा सकता है। डिस्प्यूट जो कि अंडर 313 प्रोविजन में है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर देखते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का। सबसे पहले आता है इनिशिएशन, जिसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, रेफरेंस भेजेंगे किसको, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नोटिस। नोटिस में क्या है, अटॉर्नी जो जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल और जो रिलेवेंट पार्टीज हैं इन्फॉर्म किया जाएगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कंडक्ट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा, आउटकम, मतलब वो अपना एडवाइस देंगे। ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। एक केस था री बेरुबारी केस, जो कब हुआ था, 1960 में, जिसमें प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइस मांगी थी कि क्या अपनी कंट्री का कुछ हिस्सा दूसरी कंट्री को दिया जा सकता है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एडवाइजरी जो ये जुरिडिक्शन है उसे यूज करते हुए ये कहा था कि जो टेरिटोरियल ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ कैसे हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके हो सकता है। अब इसका स्कोप क्या है, क्लैरिफाई करना जो भी क्रिटिकल लीगल पॉलिसी इशू है फॉर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, प्रोवाइड करना गाइडेंस विदाउट बाइंडिंग फोर्स, हेल्प करना अवॉइड करने के लिए लीगल अनसर्टेनिटी ऑन पब्लिक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। अब इसमें लिमिटेशन क्या है, ये नॉन बाइंडिंग नेचर का है, मतलब सिर्फ ओपिनियन है, ओनली एडवाइजरी है। एक्सक्लूजन कैन नॉट रिविजिट मैटर्स ऑलरेडी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। और जुडिशियल डिस्क्रिशन क्या है कि कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर सकता है अनक्लियर रेफरेंस को। पर्पस फैसिलिटेट करना इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस, बैलेंस करना जुडिशियल इनपुट को विद एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी। हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, वो कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हाई कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ। जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का एपेक्स कोर्ट है, वैसे ही हर एक एक स्टेट में जो सुप्रीम या एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी होता है वो होता है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट है इन अ स्टेट, और वो अपने जुरिस्डिक्शन में आने वाले सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब कि ट्रिब्यूनल, सेशन कोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मैजिस्ट्रेट, उन सब को सुपरवाइज भी करने का काम करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, और कभी कभी मल्टीपल स्टेट्स के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा जो कोर्ट है चंडीगढ़ में, वो दोनों ही स्टेट्स के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट जो है उसमें क्या दिया हुआ है, जजेस कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, और जो नंबर है वो फिक्स्ड नहीं है, डिसाइड किया जाएगा एज पर नीड। अब इसमें दो केसेस हैं। सबसे पहला है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को क्या कहा जाता है, फर्स्ट जजेस केस। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि प्रेसिडेंट को रिव्यू करना चाहिए स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन एरियर्स, मतलब कि जो स्ट्रेंथ की नीड है वो किस बेसिस पे जज होनी चाहिए, कितने बैकलॉग्स हैं उस बेसिस पे। दूसरा केस है एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे कहा जाता है सेकंड जजेस केस। इसमें क्या कहा गया था कि हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ डिसाइड करते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनका ओपिनियन लेना मैंडेटरी है, जरूरी है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके व्यूज जो होंगे वो बाइंडिंग होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस,
चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर। फिर अदर जजेस को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं जो भी पर्टिकुलर स्टेट है उसके गवर्नर से प्लस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बैलेंस रहे एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी का इन अपॉइंटमेंट्स। पावर एंड फंक्शन, वृट जुरिस्डिक्शन है, मतलब जो हमने वृट्स देखी थी 5, उसका जुरिस्डिक्शन होता है हाई कोर्ट के भी पास, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर राइट्स पर भी वृट इश्यूज कर सकती है। सुप्रिटेंडेंस, हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि उसके जुरिस्डिक्शन में आने वाले सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऊपर सुपरवाइज करने का। उसके बाद ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। जुडिशियल रिव्यू मतलब इंश्योर करना लीगैलिटी और करेक्टनेस ऑफ स्टेट डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जुरिस्डिक्शन, पावर क्या है? विड्रॉ कर सकते हैं केस को सबऑर्डिनेट कोर्ट से इफ अगर उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन्वॉल्व हो रहा है तो। प्रोसेस क्या रहेगा? जो केस विड्रॉ किया है उसे या तो वो खुद डिसाइड करेंगे या फिर वो डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को और उसके बाद वो केस को वापस से लोअर कोर्ट को ट्रांसफर कर देंगे। हाई कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल रोल नहीं होता बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होता है। गवर्नर जो है वो कंसल्ट करता है हाई कोर्ट से इन अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस, और साथ ही साथ हाई कोर्ट इन्वॉल्व होता है इन अपॉइंटमेंट बिलो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। मैनेज करता है पोस्टिंग, प्रमोशन और लीव फॉर सबऑर्डिनेट जुडिशरी। अब हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 215। स्टेटस क्या है? हर एक हाई कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड जो है वो एक एविडेंटरी अनक्वेश्चनेबल होगा दूसरे कोर्ट में। कंटेम्प्ट पावर पनिश कर सकता है फॉर कंटेंट ऑफ इटसेल्फ। इनहेरिटेंट है, नॉट curtailed बाय लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर जो है वो इसे हटा नहीं सकती। रिव्यू पावर, कैन रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन डिसीजन। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ जजेस। ये सेम उतना ही टफ और सेम प्रोसीजर है जो हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए देखा था। ठीक है, ग्राउंड इनके भी सेम है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और रेगुलेट भी सेम एक्ट से ही किया जाएगा। जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये दोनों ही केस हमने आगे समझ लिए हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है हाई कोर्ट का कि ये एपेक्स स्टेट की कोर्ट है। इसके पास क्या पावर है? वृट इशू करने का और एपिलेट और सुपरवाइजरी पावर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हमने देख लिया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखा कि ये इंश्योर करता है डिग्निटी, कंटेम्प्ट एंड रिव्यू पावर को। रिमूवल प्रोसेस इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। नेक्स्ट है ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस। रिक्वायरमेंट क्या है? जजेस को अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले, अपनी सीट लेने से पहले ओथ लेना मैंडेटरी होता है। अथॉरिटी की बात करें तो ओथ को एडमिनिस्टर करा जाता है बाय गवर्नर, और इन केस अगर गवर्नर अवेलेबल नहीं है तो जिस भी पर्सन को वो नॉमिनी बनाएंगे वो एडमिनिस्टर करेंगे ओथ को। इसका फॉर्म दिया हुआ है 3rd शेड्यूल के अंदर। अब जज प्लेज करता है कि वो फेथफुल रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, फिर परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटी को इम्पार्शली और फेयरली, और अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लॉज को। सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो सैलरी जो है वो पार्लियामेंट फिक्स करती है, और अगर जब तक लॉ नहीं आता तब तक वो 2nd शेड्यूल के हिसाब से रखी जाएंगी। अलाउंस एंड पेंशन वो भी पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। प्रोटेक्शन जो है वो क्या दिया हुआ है? कैन नॉट बी वेरीड टू जजेस डिसएडवांटेज पोस्ट अपॉइंटमेंट, मतलब कि अपॉइंटमेंट के दौरान आप उनकी सैलरी या अलाउंसेस को कम नहीं कर सकते। फिर 1986 अमेंडमेंट, सैलरी पावर जो शिफ्ट कर दी गई थी पार्लियामेंट को सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। फंडिंग फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ट्रांसफर ऑफ जजेस, आर्टिकल 222 कि कभी कभी एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। ये करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, लेकिन कब? आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद। अब एक केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकल चंद हिम्मतलाल सेठ। उसमें क्या कहा गया था कि ट्रांसफर जो है जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा सकता है। उसमें भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन है वो नहीं लिया गया, कंसल्ट उनसे नहीं किया गया, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को आप पनिशमेंट देने के लिए उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब एक और केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है। इस केस में क्या कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका सेंट्रल रोल रहेगा ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट के जजेस में, जिससे कि जो
जुडिशियल इंडिपेंडेंसी है वो प्रोटेक्ट रह सके और एग्जीक्यूटिव जो है वो जजेस को किसी के प्रेशर में आकर इधर उधर ट्रांसफर ना करें। अब इसी आर्टिकल में कंपेंसेटरी अलाउंस का भी प्रोविजन है, जिसमें क्या दिया हुआ है, जो ट्रांसफर्ड जज होगा उसे अलाउंस और सैलरी मिलेगी। फिर जो डिटर्मिनेशन है वो पार्लियामेंट फिक्स करेगी या फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू फिक्स्ड होगा। पर्पस क्या है कि मिटिगेट हो फाइनेंशियल बर्डन ड्यूरिंग ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, आर्टिकल 225। ये जो आर्टिकल है वो एक कंटिन्यूटी आर्टिकल है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी हाई कोर्ट के पास वही पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हुआ करती थी। रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेन की गई है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स। वही रूल मेकिंग सिटिंग्स, मतलब डिवीजन या फिर सिंगल जजेस की जो बेंच होती है वो, और जस्टिस डिलीवर करना। लेजिस्लेटिव पावर, यूनियन और स्टेट में मॉडिफाइड जुरिस्डिक्शन। एक्सेप्शन क्या है कि पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में रेवेन्यू मैटर्स हाई कोर्ट के अंदर नहीं आते थे, जिसे आर्टिकल 225 में अब निकाल दिया गया ये प्रोविजन को। ठीक है, पावर्स क्या है अंडर आर्टिकल 225? इनहेरिटेंट जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड पावर है कि वो जस्टिस कर सकते हैं विद इन लॉ, फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट कर सकते हैं जुडिशियल नीड्स को, और लेजिस्लेटिव ओवरसाइट सब्जेक्ट टू यूनियन और स्टेट लॉ। अब ये जो है वो हमने जितना भी पढ़ा उसका एक ओवरव्यू या फिर एक समरी है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ हाई कोर्ट इन जस्टिस डिलीवरी, की हाई कोर्ट का क्या रोल है जस्टिस डिलीवरी में। हमने देखा आर्टिकल 219 में ओथ के बारे में दिया हुआ है, 225 में अभी हमने देखा कि ये क्या है, एक कंटिन्यूटी प्रोविजन है। अब है पावर टू इशू रिट्स, आर्टिकल 226 में दिया हुआ है। अथॉरिटी क्या है, हाई कोर्ट इशू कर सकता है डायरेक्शन ऑर्डर या रिट्स, जो कौन सी हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। पर्पस किस चीज के लिए कर सकते हैं, इन्फोर्स करवाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को और अदर लीगल राइट्स। ये डिफरेंस है। आर्टिकल 32 में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स के लिए हो सकता है, और हाई कोर्ट के पास जो पावर है उसमें अदर लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स इशू की जा सकती है। स्कोप क्या है, विद इन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का है, ये आर्टिकल 32 को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है। टेरिटोरियल एंड प्रोसीजरल स्कोप के बारे में बात की जाए, टेरिटोरियल रीच में क्या दिया हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन बेसिस, मतलब रिट्स पॉसिबल है इवन इफ अथॉरिटी जो है आउटसाइड स्टेट की भी क्यों ना हो। ये कहाँ पे दिया हुआ था, 15th अमेंडमेंट में क्लैरिफाई किया गया। टेरिटोरियल रीच का एग्जाम्पल देखें तो सपोज एक पर्सन है जो कहाँ रहता है, लखनऊ में, और एक कंपनी है वो है दिल्ली में। अब अगर ये कंपनी जो है वो इस पर्सन के साथ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लखनऊ में जो हाई कोर्ट है, मतलब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो रिट इशू कर सकती है क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन बना है वो पार्टली लखनऊ में हुआ है। अब नेक्स्ट है इंटरीम ऑर्डर। पार्टी जो है वो रिसीव करेगी डॉक्यूमेंट्स एंड हियरिंग, एप्लीकेशन टू वेकेट इंजंक्शंस, इंटरीम ऑर्डर डिस्पोज्ड विद इन 2 weeks एल्स वैकेट। जब हाई कोर्ट एक इंटरीम ऑर्डर पास करता है तो सामने वाली पार्टी को डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद हियरिंग का मौका मिलना चाहिए। अब अगर 2 weeks के अंदर अंदर कोर्ट जो है वो हियरिंग कंप्लीट नहीं करता तो जो इंटरीम ऑर्डर होगा वो ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगा। जितनी भी रिट्स हैं उन्हें हम एक बार क्विकली ओवरव्यू ले लेते हैं उनका। जैसे कि हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, रिलीज करना किसी भी अनलॉफुल डिटेंशन से। मैंडामस मतलब वी कमांड, डायरेक्ट करना अथॉरिटी को कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को फुलफिल करें। सर्शियरी टू सर्टिफाई कि जो भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर हैं उन्हें कैंसिल करना, ठीक है, जिससे कि करेक्ट हो सके जुडिशियल एरर। प्रोहिबिशन मतलब टू स्टॉप, प्रिवेंट करना लोअर कोर्ट को कि वो एक्सीड ना करे अपने जुरिस्डिक्शन को। को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी मतलब चैलेंज करना इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। नेक्स्ट है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, आर्टिकल 227। हाई कोर्ट के पास सुपरवाइज करने का एक पावर होता है अपने जुरिस्डिक्शन में आने वाले जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल होते हैं उनको। पावर्स क्या है, कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, कि हाई कोर्ट जो है वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से ये मांग सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि तुमने किस केस में क्या डिसाइड किया या तुमने इस केस में ये चीज़ कैसे डिसाइड की। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो बार बार किसी की बेल पिटिशन रिजेक्ट कर रहा है तो हाई कोर्ट उससे पूछ सकता है, उससे वो रिकॉर्ड मांग सकता है ये चेक करने के लिए कि जो रीजनिंग दी जा रही है वो सही है या नहीं।
इशू कर सकता है हाई कोर्ट रूल्स और फॉर्म्स फॉर कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो अपने रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर करना यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल कंप्लायंस। एडिशनल सुपरिटेंडेंस पावर की बात करें तो फी रेगुलेशन, हाई कोर्ट सेटल कर सकता है फी टेबल्स फॉर ऑफिसर्स और एडवोकेट। ठीक है, इसमें क्या होगा? गवर्नर के अप्रूवल की जरूरत होगी। नेक्स्ट, लिमिटेशन की बात करें तो सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो आर्म्ड फोर्सेस और ट्रिब्यूनल हैं वो नहीं आएंगे। यहाँ हमारा हाई कोर्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सबॉर्डिनेट जुडिशरी की। सपोज करो ये एक बिल्डिंग है, यहाँ का फर्स्ट फ्लोर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का, सेकेंड फ्लोर है हाई कोर्ट का और लास्ट फ्लोर आता है सबॉर्डिनेट कोर्ट का। तो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है ना वो एक बेस है, और बेस जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए जुडिशरी की बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए। तो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसका रोल क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो डिलीवर करता है जस्टिस, और ये डायरेक्टली अंडर किसके काम करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? हाई कोर्ट के पास होता है। स्ट्रक्चर क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट में एक होगी, लेकिन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में भी एक हो सकती है बेस्ड ऑन दी केस लोड या फिर पॉपुलेशन। हायरार्की क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर किस में आएगी? वो हाई कोर्ट के। अपील्स डिसीजन सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट रिव्यू, और फाउंडेशन है ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का, जो मैंने आपको ये अभी बताया वही। ये जुडिशियल सिस्टम नाम की बिल्डिंग है सपोज करो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो वो डिस्कस किया हुआ है आर्टिकल 233 से 237 में, जिसमें क्या क्या कवर होगा? अपॉइंटमेंट, कंट्रोल और फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये इंश्योर करता है कि एक इंडिपेंडेंट और एक एफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी हो पाए। की कोर्ट्स क्या है सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर? डिस्ट्रिक्ट जजेस, सिटी सिविल कोर्ट, मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल सर्विस ऑफिसर्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ओवरव्यू की बात करें तो ये फंक्शन करता है सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हाई कोर्ट जो है वो सुपरवाइज करता है कि सारी चीजें लॉ के अकॉर्डिंग हो। अब इनका जुरिस्डिक्शन वेराइज करेगा विद डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन और कितना ज्यादा केस का बर्डन है उस बेसिस पे। अपील, अगर कोई भी पर्सन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट जुडिशियल, हाई कोर्ट के क्या पावर्स हैं? वो विड्रॉ कर सकते हैं केसेस सबऑर्डिनेट कोर्ट से जिनमें सब्सटेंशियल लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है वो इन्वॉल्व हो। डिसाइड कर सकते हैं उसे खुद से या फिर रिटर्न कर सकते हैं विद बाइंडिंग रूलिंग। पर्पस क्या है? जिससे कि ये कंसिस्टेंसी इंश्योर रह सके और लीगल इंटरप्रिटेशन जो है वो एक्यूरेट नेचर का हो। कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये हमने अभी देखा कि हाई कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ एक जुडिशियल रोल नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफिसर्स, हाई कोर्ट का क्या रोल है कि वो अपॉइंट करते हैं ऑफिसर सर्वेंट, जो डायरेक्ट कौन करता है? चीफ जस्टिस या तो कोई डेजिग्नेटेड जज। फिर गवर्नर का यहाँ पर रोल आएगा। गवर्नर का क्या रोल है कि वो कंसल्ट करते हैं पीएससी फॉर न्यू अपॉइंटमेंट। पीएससी क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी न्यू रिक्रूट्स पे, ना कि एग्जिस्टिंग स्टाफ के ऊपर। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंपोजिशन देखें तो पोजीशंस क्या क्या होती हैं? डिस्ट्रिक्ट जजेस की, सिटी सिविल जजेस, मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल सर्विस मेंबर्स। रोल क्या है? हैंडल करते हैं वाइड रेंज ऑफ सिविल और क्रिमिनल केसेस को। सुपरविजन कौन करता है? हाई कोर्ट। और एसेंस क्या है? ग्रास रूट्स जुडिशियल मशीनरी की तरह ये वर्क करता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का? कि ये जस्टिस देता है ग्रास रूट लेवल पे, मतलब किसी भी पर्सन के साथ जब गलत होता है तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जाता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाते हैं हम जब भी हमारे साथ सबसे पहले कुछ गलत होता है। हमारा जो फर्स्ट लेवल है जस्टिस पाने का वो क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट ही है। तो ये ग्रास रूट पे वर्क करता है, हैंडल करता है बल्क ऑफ लिटिगेशंस, इंश्योर करता है कि एक फेयरनेस और कंसिस्टेंसी बनी रहे। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कोर है इफेक्टिव स्टेट जुडिशियल सिस्टम का। सिग्निफिकेंस, इंश्योर करता है यूनिफॉर्म रूलिंग एंड फेयरनेस हो, स्ट्रीमलाइन करता है जुडिशियल सर्विसेज को, अपहोल्ड करता है जस्टिस डिलीवरी एंड रूल ऑफ लॉ, कॉम्प्लीमेंट करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट
सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट कोड्स थी उन्हें अच्छे से देख लिया है। आई होप आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम जो कोर्ट हैं उनके अलावा भी जो चीजें हैं उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोक अदालत की, जिसे और क्या कहा जाता है, पीपल्स कोर्ट। अब ये क्या है, ये एक तरीके का वॉलेंटरी फोरम है जहां पर क्या होता है, क्विक और कॉस्ट फ्री डिस्प्यूट रिजोल्यूशन किया जाता है और अवॉइड किया जाता है लॉन्ग लिटिगेशंस में जाना। ओवरसाइट करता है स्टेट लीगल एड और एडवाइस बोर्ड को। स्टैट्यूटरी बेसिस क्या है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो लैक्स ऑफ अनसेटल्ड केस थे वो अब सेटल हो चुके हैं और सब तक जस्टिस जो है वो पहुंचा है। नेचर क्या है इसका, अल्टरनेटिव है ये ट्रेडिशनल लिटिगेशन का। अब इसका हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल रूट्स देखें तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पंचायत सिस्टम और गांधीनियन प्रिंसिपल से। एडीआर फॉर्म है, मतलब सिमिलर है टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। ट्रेड्स क्या है, स्पीडी, कॉस्ट इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड। रिकॉग्निशन, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला, 1987 के एक्ट के बाद। एसेंस क्या है, कम्युनिटी बेस्ड जस्टिस। सोचो कि अगर कोई एक्सीडेंट केस है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 5 से 10 साल चल सकता है, लेकिन लोक अदालत में दोनों पार्टी साथ में बैठकर, आमने सामने बैठकर सेटलमेंट एक ही दिन में कर सकती है। तो ये डिफरेंस है लोक अदालत और ट्रेडिशनल लिटिगेशन का। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो एक्ट कौन सा है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, जो इफेक्टिव हुआ था 1995 में, और वो भी कौन सी डेट को, 9 नवंबर को। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशन वाइड फ्री लीगल एड नेटवर्क को स्टैब्लिश करना। बॉडी क्या है, नलसा, जो कोऑर्डिनेट करती है लोक अदालत को अक्रॉस इंडिया। फिर एम क्या है, इक्विटेबल एक्सेस टू जस्टिस फॉर वीकर सेक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत कैसे होती है, अथॉरिटीज कौन है, तालुक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइड करा जाता है टाइम, प्लेस और जुरिस्डिक्शन को। कंडक्ट कौन करता है, बाय नलसा या फिर कोई भी अलाइड इंस्टीट्यूशन। जुरिस्डिक्शन क्या है लोक अदालत का, सबसे पहले स्कोप की बात करें तो कंसिलिएशन होता है, नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन किया जाता है। कौन से मैटर्स जो हैं वो लोक अदालत में डिस्कस किए जा सकते हैं, सिविल डिस्प्यूट, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस और प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स। पावर क्या है लोक अदालत की, तो सिविल कोर्ट की जितनी पावर होती है वही लोक अदालत की पावर होती है। अवार्ड क्या दिया जा सकते हैं, अब जो अवार्ड देती है लोक अदालत वो फाइनल और बाइंडिंग नेचर का होता है। इक्विटेबल टू सिविल कोर्ट डिक्री होगा और आप अपील नहीं कर सकते, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों अपील क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लोक अदालत में दोनों वॉलेंटरीली आए हैं अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अगर यहाँ पर कोई पर्सन है ना एग्री करता है, सेटलमेंट करता है और बाद में जाकर अपील कर दे तो कोर्ट का काम बढ़ेगा। इस वजह से लोक अदालत में जो डिसीजन आएगा वो अपीलेबल नेचर का नहीं होगा। इन्फोर्सेबिलिटी सेम होगा, जैसे कि एक कोर्ट के जजमेंट की इन्फोर्सेबिलिटी होती है वही लोक अदालत के जजमेंट की इन्फोर्सेबिलिटी रहेगी। इफेक्ट, अथॉरिटेटिव और कंक्लूसिव आउटकम निकलते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जो लीगल सर्विस एक्ट है, LSA लीगल सर्विस एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा ओवर CPC, ठीक है, कोई अपील नहीं हो सकती। अवार्ड जो है वो कांस्टेंट डिक्री है, ट्रीटेड की जाएगी एज अ बाइंडिंग सेटलमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक स्पीडी और फाइनल जस्टिस मिले। नेक्स्ट है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या है, एक विलेज लेवल पे जो कोर्ट होती है वो है, ठीक है, जो चीप और स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसका, आर्टिकल नंबर 40 डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो एम्पावर करे पंचायत। और 73 अमेंडमेंट 1992 में भी ये दिया हुआ था कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। अब इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, माइनर जो छोटे छोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं जैसे कि थेफ्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, जिसमें लो पिक्यूनरी लिमिट होती है, सिर्फ वही केसेस जो है वो न्याय पंचायत में डील किए जाते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रास रूट लेवल पर जस्टिस प्रोवाइड करना, पार्टिसिपेटरी और अफोर्डेबल जस्टिस देना। कंपोजिशन की बात करें तो जो पंचेस होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय विलेजेस अडल्ट। नेचर क्या है, सिर्फ एक ऑनरी पोस्ट है, इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती। एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम 30 इयर्स की एज होनी चाहिए आपकी। एसेंस क्या है, कम्युनिटी ट्रस्ट रहे और एक पार्टिसिपेटरी जस्टिस हो। अब अशोक मेहता कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस थे जो कि 1977 में दिए थे।
अब ये सिर्फ कमिटी का नाम याद रखना है क्योंकि इसका स्टेटस जो है वो नॉन इम्प्लीमेंटेड है, मतलब इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पस के लिए है। रिफॉर्म्स क्या सजेस्ट किए थे कि एक स्पेशल कैडरे बनाया जाए फॉर न्याय पंचायत जजेस, उनका सिविल जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड किया जाए और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को इक्विवेलेंट कर दिया जाए टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एग्जम्प्ट करा जाए न्याय पंचायत को सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिससे कि फुल जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो उन्हें ना करना पड़े और डायरेक्ट और स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड हो सके। इंट्रोडक्शन टू ग्राम न्यायालय, ऑब्जेक्टिव क्या है? अफोर्डेबल और एसेसिबल रूरल कोर्ट प्रोवाइड करना। इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आर्टिकल 39A और 114 लॉ कमीशन। अब ग्राम न्यायालय जो आए थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे थ्रू ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंदर। ठीक है, ये जो है ना वो एक तरीके का मॉडर्नाइज वर्जन है, मॉडर्न वर्जन है न्याय पंचायत के ये। ठीक है, ऑफिसर्स कौन होते हैं? न्यायाधिकारी, जो कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट रैंक के जितना पावर होता है उनके पास। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 3 में स्टैब्लिशमेंट दिया हुआ है, स्टैब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट और वो भी इंटरमीडिएट पंचायत लेवल पर और हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जहाँ पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी लोकेशन। अब ये जो है वो मोबाइल कोर्ट की तरह काम करेगा, मतलब गांव के अंदर जाकर केस को सुनेगा। जुरिस्डिक्शन पावर की बात करें तो सिविल प्लस क्रिमिनल जो हाई कोर्ट डिफाइन करेगी। क्रिमिनल केसेस जो है माइनर ऑफेंस के होंगे जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम होनी चाहिए। सिविल जो होगा वो होगा प्रॉपर्टी, वेजेस, फैमिली और एक्सेट्रा। स्पेशल लॉ जैसे कि वेजेस एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट एक्सेट्रा। एविडेंस जो है वो फ्लेक्सिबल होंगे लेकिन गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस होने चाहिए। अब हम डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। न्याय पंचायत और दूसरा है ग्राम न्यायालय। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। तो इसका बेसिस क्या है? सबसे पहले न्याय पंचायत में हमने क्या देखा? ट्रेडिशनल है ये थोड़ा सा, प्लस आर्टिकल 40। ठीक है, और इसका जो बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशनल वो क्या है? एक एक्ट है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। फाइन, अब नेक्स्ट देखते हैं मेंबर्स। इसमें इलेक्टेड 5 मेंबर्स जो होते हैं जिसे पंच कहा जाता है, इलेक्टेड पंचेस, जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑनरी पोजीशन है, कोई भी सैलरी इसमें नहीं होती। अब ग्राम न्यायालय में क्या होता है? एक जुडिशियल ऑफिसर होता है जिसे क्या कहा जाता है? न्यायाधिकारी, अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर। अब नेचर क्या है? न्याय पंचायत जो था वो इनफॉर्मल नेचर का था और कम्युनिटी ड्रिवन था, मतलब कम्युनिटी के लोग जो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे उन लोगों को इलेक्ट कर देते थे। और जो ग्राम न्यायालय आया वो फॉर्मल, स्टैट्यूटरी और स्टेट कंट्रोल्ड था। फाइन, नेक्स्ट हम देखेंगे जुरिस्डिक्शन। माइनर, सिविल या फिर क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, जिसमें पिक्यूनरी जो चार्जेस दिए हुए हैं वो सब। अब इसमें क्या है? माइनर डिस्प्यूट्स
बट इसमें क्या चेंजेस थे कि जो वाइडर रिकॉग्निशन मिला, इसमें जो वेजेस एक्ट और हमने जो चीजें देखी वो भी इंक्लूड हुई। लास्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस। ये क्या था? ये था विलेज सेल्फ गवर्नेंस। और ग्राम न्यायालय में क्या था? स्टेट बैक्ड और लीगल सिस्टम इंटीग्रेटेड। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंस है बिटवीन न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय। अब नेक्स्ट है एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका सिर्फ सिंपल सा ये मतलब है कि हम लॉन्ग लिटिगेशन में ना जाते हुए सेटलमेंट करेंगे थर्ड पर्सन की हेल्प से। सेटलमेंट होता है डिस्प्यूट का आउटसाइड फॉर्मल कोर्ट, क्विक, चीप और लेस एडवर्सरियल नेचर का होता है। इसके मेथड क्या है? मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन और लोक अदालत। ये रिड्यूस करता है बैकलॉग और इम्प्रूव करता है एक्सेस टू जस्टिस। अगर एग्जाम्पल है तो सपोज अगर दो कंपनी हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है और वो दोनों ही कंपनी जो है वो कोर्ट में नहीं जाना चाहती, तो वो क्या करेंगी? आर्बिट्रेशन या फिर कंसिलिएशन के थ्रू सेटलमेंट कर लेंगी। ठीक है, कैटेगरी देखी जाए तो दो कैटेगरी है। एक है कोर्ट ड्रिवन ऑप्शन, मतलब जहां पर मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन जो होता है फैसिलिटेट किया जाता है बाय कोर्ट, और दूसरा होता है कम्युनिटी बेस्ड मैकेनिज्म जो कि है लोक अदालत, जो कि क्या है? एक इनफॉर्मल और वॉलेंट्री डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। कोर्ट ड्रिवन की बात करें तो मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन यहाँ पर न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो फैसिलिटेट करती है डायलॉग, और आउटकम क्या निकल के आता है? म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट हो जाता है। बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है अनलेस फॉर्मलाइज्ड किया जाए। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेटर जो होता है वो एक प्राइवेट जज की तरह काम करता है। इसका लॉ क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इसमें बाइंडिंग अवार्ड होता है, इन्फोर्सेबल नेचर का होगा। अब अगर हम कम्युनिटी बेस्ड लोक अदालत की बात करें, ये हमने डिटेल में पीछे रीड किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, AIJS। अब ये एक सेंट्रलाइज कैडरे है फॉर डिस्ट्रिक्ट जजेस, मतलब जहां से डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होती है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है आर्टिकल 312, जिसको इंसर्ट किया गया था बाय द अमेंडमेंट 42। अब ये कवर करता है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जजेस को। इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि जो इंटरफेयर होता है एक एग्जीक्यूटिव का वो कम हो सके, वैकेंसीज कम हो और यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट हो और मेरिट बेस्ड एक रिक्रूटमेंट हो सके। क्योंकि आप अगर खुद सोचो, अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद के स्टेट के जजेस को अपॉइंट करने लग जाए तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। इसलिए AIJS जो है वो एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट करता है जिससे कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और मेरिटोक्रेसी भी जो है वो इंश्योर हो सके। अब AIJS के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था? 1958 में एक रिपोर्ट आई थी। कौन सी? 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट। जिसमें क्या हुआ था? इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? AIJS को प्रपोज किया गया। ठीक है, AIJS इस रिपोर्ट में प्रपोज किया गया था कि टैलेंटेड जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या हुआ? 1961 में एक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इंडोर्स किया AIJS को। ठीक है, स्पेशली किस लिए? जिससे कि जो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है वो कम किया जा सके। थर्ड क्या हुआ? थर्ड इज 1976 में
42nd अमेंडमेंट के अंदर ऑफिशियली आर्टिकल 312 को ऐड किया गया। उसके बाद लेटर डेवलपमेंट की बात करें तो एक कमीशन की रिपोर्ट थी, 77th कमीशन रिपोर्ट एंड 116th लॉ कमीशन रिपोर्ट, जिसमें जो ये AIJS फॉर्म हुई थी उसके बेनिफिट्स को हाईलाइट किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से AIJS फॉर्म हुई थी। रिक्रूटमेंट का ब्रेकअप क्या बना? 40% प्रमोशन होगा सबऑर्डिनेट जजेस से, 40% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के थ्रू और 20% फ्रॉम बार। मतलब कि अगर सपोज करो, इसका एग्जाम्पल समझते हैं रिक्रूटमेंट का। तो रिक्रूटमेंट में क्या बोला गया, सपोज करते हैं वैकेंसीज निकली है 100 पोस्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या बोला है, 40% होगा प्रमोशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो मतलब 40 पोस्ट होंगी प्रमोशन के थ्रू। नेक्स्ट क्या बोला गया है, 40% डायरेक्टली एग्जाम के थ्रू फिल की जाएंगी, तो मतलब 40 सीट्स होंगी एग्जाम्स के थ्रू फिल। फिर क्या बोला हुआ है, 20% फ्रॉम बार, कि जो सीनियर एडवोकेट्स होंगे वो, तो ऐसे 20 पोस्ट जो है वो सीनियर एडवोकेट्स की होंगी। इस तरीके से जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी उसका बाइफर्केशन किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लॉ ग्रेजुएट या एडवोकेट्स होने चाहिए, मिनिमम एज 28 से लेकर 35 के बीच में होनी चाहिए। अथॉरिटी क्या है, नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन। प्रोसेस रिक्वायर है राज्यसभा का रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजॉरिटी। ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स क्या है AIJS के, कि फिल करता है वैकेंसी इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, इंश्योर करता है मेरिट ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी हो जब भी अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें, रिड्यूस हो स्टेट और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, अट्रैक्ट करे टॉप लीगल टैलेंट जो नेशनली अवेलेबल हैं उन्हें, और स्ट्रेंथन हो लोअर जुडिशरी एफिशिएंटली और क्रेडिबिलिटी बढ़े। नेक्स्ट है नलसा। नलसा का एक्ट क्या है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, और वो किससे इंस्पायर्ड है, आर्टिकल 39A। इफेक्टिव कब से हुआ था, 9 नवंबर 1995 से, पोस्ट 1994 अमेंडमेंट। अब पर्पस क्या है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना टू पुअर, बैकवर्ड और डिसेबल्ड पीपल को। स्टैब्लिश किया गया था ये बाय जस्टिस RN मिश्रा ऑन 5 दिसंबर 1995 में। मोटो क्या है इसका, कि किसी भी पर्सन को जस्टिस डिनाई हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे, पोवर्टी और डिसेबिलिटी। मतलब अगर कोई भी पर्सन सिर्फ पुअर है या डिसेबल है इस वजह से उसे जस्टिस नहीं मिल पा रहा तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो बेनिफिशियरी कौन है, पुअर, इलिटरेट, वुमेन, चिल्ड्रन, SC ST, डिसेबल्ड, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर और वायलेंस। सर्विस क्या मिलती है, फ्री लीगल एड, लीगल अवेयरनेस, लोक अदालत और ADR सपोर्ट। इम्पैक्ट क्या हुआ, कि जो बैरियर्स थे जैसे कि पोवर्टी, डिसेबिलिटी, ये सब एक बैरियर थे कि एक पर्सन को जस्टिस नहीं मिल पा रहा था, वो रिड्यूस हुए। एम्पावर हुआ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एपेक्स बॉडी क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। और स्टेट लेवल पर क्या है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और डिस्ट्रिक्ट तालुक अथॉरिटीज जो हैं वो होंगी लोकल लेवल्स पे। अब इनकी अलायंस क्या है, NGO, सोशल ग्रुप और लॉ कॉलेजेस। जो ये अलायंस हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं बट कोऑर्डिनेटेड हैं।
कंपोजिशन, पैट्रॉन इन चीफ कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। नॉमिनी कौन होंगे? बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कमिटी जो होगी वो किसकी होगी? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका काम क्या होगा? एड्रेस करना एंड मॉनिटर करना इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लीगल एड कैंप्स करना, लोक अदालत करना, एडीआर सपोर्ट और लीगल क्लिनिक्स ऑर्गेनाइज करना। फंडिंग एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करना टू लीगल एड इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग करना। अब जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो क्या होगी? एक स्टेट में एक होनी चाहिए। उसका पैट्रॉन इन चीफ कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होंगे? सर्विंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। और फंक्शन क्या होगा? लीगल एड, लोक अदालत, प्रिवेंटिव और स्ट्रेटेजिक लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना। मोबाइल कोर्ट से क्या मतलब है? मोबाइल कोर्ट मतलब कोर्ट जो फंक्शन हो रही है इन व्हीकल्स मूविंग टू डिफरेंट एरियाज। इसका पर्पस क्या है? डिलीवर करना स्पीडी अफोर्डेबल जस्टिस इन रिमोट और रूरल रीजन्स में। पहला मोबाइल कोर्ट कहाँ लॉन्च हुआ था? मेवात, हरियाणा में। और इसका इम्पैक्ट क्या रहा? एक्सटेंड हुआ जुडिशियल रीच टू अनडिजर्व्ड पॉपुलेशंस। और इसका सिग्निफिकेंस और क्या क्या बने, आपको इसकी डेफिनेशन से ही समझ में आएगा। एक तो एक्सेसिबिलिटी आई, क्योंकि अगर कोई चीज़ व्हीकल पे है तो मतलब जिन जगहों पर जस्टिस नहीं पहुंच पा रहा था उन जगहों पर जस्टिस को पहुंचाया गया। फिर ये कॉस्ट इफेक्टिव बना, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड किया गया, है ना। और क्या क्या बेनिफिट आए होंगे इससे? ऑब्जेक्टिव जो था जस्टिस प्रोवाइड करने का वो रीच हो पाया। तो मोबाइल कोर्ट जो है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो जस्टिस को ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर हमारा जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि ये यूनिट जो है वो हमारा कंप्लीट तरीके से कवर हो जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यू, सुप्रीम कोर्ट ने ये किस केस में हेल्ड किया कि जो भी व्यूज वो एक्सप्रेस कर रहा है अपना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए वो बाकी सारी कोर्ट पे बाइंडिंग होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन री बेरुबारी केस, इन री क्यूवेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल केस, इन री केरला एजुकेशन बिल या फिर इन री स्पेशल कोर्ट्स बिल, इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को एक पावर की वो एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। जनरल प्रिंसिपल क्या होता है कि वो बाइंडिंग नहीं होते हैं जैसे कि रेगुलर केसेस में होता है, ठीक है। लेकिन जो ये केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो भी वो एडवाइजरी ओपिनियन दे रहा है वो दूसरे बाकी के कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा, जिससे कि क्या होगा? एक यूनिफॉर्मिटी और एक अथॉरिटी आएगी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ओरिजिनली द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड ऑफ चीफ जस्टिस एंड। ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे प्लस और कितने जजेस हुआ करते थे? 7, 12, 13 या 15? तो ओरिजिनली कितने हुआ करते थे? ऑप्शन नंबर 7। अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 1 सुप्रीम कोर्ट जो था इंडिया का ओरिजिनली कंपोज हुआ था एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस, मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी हुआ करती थी? 8 जजेस की, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंक्रीज कर सकती है इस नंबर को। ओवर टाइम जो ये स्ट्रेंथ है उसे रेज किया गया मल्टीपल टाइम्स और आज देखा जाए तो कितने हैं? 34 जजेस की स्ट्रेंथ है। एमसीक्यू नंबर 3, इन विच केस द प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वॉज लेड डाउन। इनमें से किस केस में प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग जो थी वो लेड डाउन की गई थी? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को और क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है। आईसी गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है आईसी गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का क्या मतलब है।
कोर्ट जो है वो अप्लाई करेगी ओनली टू फ्यूचर केसेस, नॉट टू द पास्ट ट्रांजैक्शन और फाइनलाइज्ड मैटर। मतलब जो भी लॉ अब लेट डाउन किया गया है वो आने वाले केसेस पे अप्लाई होगा, जो केसेस डिसाइड हो चुके हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये डॉक्टर एंड बोरो की गई थी अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस से, और इसे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में बाय द चीफ जस्टिस के सुब्बाराव ने इन आईसी गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज शेल बी मेड बाय, कि जो डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट होगा वो कैसे होगा, कोलेजियम ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट कंसर्न्ड, द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड इन कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such state, President in consultation with the Chief Justice of High Court exercising jurisdiction in relation to the state concerned। आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है। जिसका करेक्ट आंसर है द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू सच स्टेट। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग प्रोविजन को कोर्ट केस के साथ मैच करना है। पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, फिर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू विड्रॉ एंड ट्रांसफर ऑफ केसेस। यहाँ पर कोर्ट केसेस क्या दिए हुए हैं, इन री विनय चंद्रा मिश्रा SC एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AR अंतुल्य वर्सेस RS नायक और स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की बात किस केस में हुई थी, SC एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो आपका करेक्ट आंसर इसके लिए क्या है, 2 ये। अब इसके अलावा ये ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बाकी के भी चेक कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का आंसर है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का है इन री विनय चंद्रा मिश्रा। फिर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू विड्रॉ एंड ट्रांसफर ऑफ केसेस AR अंतुल्य वर्सेस RS नायक। MCQ नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर केस दिए हुए हैं और यहाँ पर प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। लिंक लेटर वर्सेस वॉलकर, गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जॉली जॉर्ज वगरसे वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग in the context of constitution interpretation, right to register a none of the above and vote, importation of a provision from ICCPR into Indian constitutional law, prospective overruling in the context of criminal proceeding। अभी हमने रीड किया कि प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन किस केस का पार्ट है, गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। तो मतलब आपका बी जो है वो 1 है, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें तो जॉली जॉर्ज वगरसे वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन, ये केस किससे बिलोंग करता है, ये केस है ऑप्शन नंबर 3, इंपोर्टेशन ऑफ प्रोविजंस फॉर ICCPR इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो आपका इसके लिए करेक्ट आंसर है सी का 3, मतलब आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सिर्फ 1 या 2 ही केस उसके बारे में मालूम हो, तो आपको बहुत शांति से एलिमिनेशन प्रोसीजर यूज करना है, धीरे धीरे एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, तो आपका आंसर सही निकल के आ जाएगा। आई होप ये टॉपिक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विदालय एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।